नमस्ते दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, और इस लेखन परंपरा में हम लोगों ने अब तक देखा कि साहित्य क्या है, साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं, और इतिहास लेखन की परंपरा 3 चरणों में किस प्रकार विभाजित रही है। शुक्ल पूर्व, शुक्ल जी का इतिहास और शुक्लोत्तर इतिहास। दोस्तों, विस्तार के साथ शुक्ल पूर्व इतिहास लेखन परंपरा को देखा कि किस प्रकार शुक्ल पूर्व इतिहास लेखन परंपरा में कुछ कमियां थीं, चाहे वह गारसा द तासी की पुस्तक हो इस्तवार द लॉ लिटरेच्योर हिंदुस्तानी, चाहे वह जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक हो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, चाहे वह मिश्र बंधुओं की पुस्तक मिश्र बंधु विनोद हो, या शिव सिंह सेंगर की पुस्तक शिव सिंह सरोज हो। इन पुस्तकों में यानी हिंदी साहित्य के इन इतिहास ग्रंथों में कहीं काल विभाजन की समस्या है, कहीं नामकरण की समस्या है, तो कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता है, कहीं साम्राज्यवादी भेद आप देख सकते हैं, कहीं रीतिवादी मानसिकता है, कहीं आप देखेंगे तथ्यों की प्रामाणिकता का अभाव है। इन सभी कमियों को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास, यह पुस्तक का नाम भी है, यही हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ भी है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यह जान पाए कि शुक्ल जी अपने पहले लिखे गए इतिहास ग्रंथों की कमियों को दूर करने की कोशिश की, इसीलिए उनका ध्यान था कि इतिहास लेखन की जो भी शर्तें हों उनका पूरी तरह वैज्ञानिक निर्वाह करें वो। और यही वजह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले अपनी इतिहास पुस्तक में काल विभाजन को महत्व दिया, और उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 कालखंडों में बांटा। जो पहला कालखंड है दोस्तों, उसकी काल सीमा निर्धारित की विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। विक्रम संवत में यदि आप 58 घटाएं, मोटा मोटी 58, तो आपको आधुनिक कैलेंडर प्राप्त होगा, यानी आज का जो ईस्वी सन है वो प्राप्त होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा। विक्रम संवत 1050 से 1375, विक्रम संवत 1375 से लेकर के 1700 तक, तीसरा कालखंड विक्रम संवत 1700 से लेकर के 1900 तक, और चौथा कालखंड 1900 से लेकर अब तक। दोस्तों, शुक्ल जी का ध्यान था कि न केवल हिंदी साहित्य के इतिहास को यानी हिंदी साहित्य को कालखंडों में बांटा जाए, बल्कि उन कालखंडों का नामकरण भी किया जाए। इसलिए उन्होंने कालखंडों का नामकरण भी किया, और नामकरण के 2 आधार चुने। एक तो काल का नामकरण, और दूसरा उस काल में जो प्रवृत्ति या धारा थी उसके आधार पर नामकरण। आचार्य शुक्ल ने काल के आधार पर 1050 से 1375 को आदिकाल नाम दिया, 1375 से 1700 के काल को 1375 से 1700 के काल को कालखंड के आधार पर उन्होंने पूर्व मध्य काल नाम दिया, 1700 से 1900 तक के कालखंड को उन्होंने उत्तर मध्य काल नाम दिया, तथा 1900 से अब तक के काल को उन्होंने कालक्रम के आधार पर, कालखंड के आधार पर आधुनिक काल नाम दिया।
जाहिर सी बात है कि ये कालखंड रहे हैं। अब इन कालखंडों को यह देखा कि इनमें कौन सी धारा महत्वपूर्ण थी, किस प्रवृत्ति पर रचनाएं अधिक लिखी जा रही थीं। तो प्रवृत्तियों को देखते हुए उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। पूर्व मध्य काल में उन्होंने भक्ति की प्रवृत्ति को अधिक देखते हुए इसे भक्ति काल नाम दिया। उत्तर मध्य काल में उन्होंने देखा कि श्रृंगारिकता अधिक है, दरबारी मानसिकता का प्रयोग अधिक है, इसलिए इसे रीति काल नाम दिया। और आधुनिक काल में उन्होंने देखा कि गद्य की रचनाएं अधिक लिखी गईं, इसलिए गद्य की शुरुआत को देख करके उन्होंने इस काल को गद्य काल नाम दिया। यानी आचार्य शुक्ल सबसे पहले हिंदी साहित्य में काल विभाजन को महत्व देते हैं। काल विभाजन के लिए उन्होंने 4 कालखंडों का चयन किया, 1050 से 1375 विक्रम संवत। यदि इसमें से आप 58 घटा दें तो आधुनिक कैलेंडर प्राप्त होगा दोस्तों। दूसरे कालखंड को 1375 से 1700 तक माना, तीसरे कालखंड को 1700 से 1900 तक और चौथे कालखंड को 1900 से अब तक माना। और फिर प्रवृत्ति देखा इन चारों कालों में। आदि काल में वीरता की प्रवृत्ति उन्हें अधिक नजर आई, पूर्व मध्य काल में भक्ति की प्रवृत्ति उन्हें अधिक नजर आई, उत्तर मध्य काल में रचनाएं एक विशेष पद्धति में लिखी गईं, एक परिपाटी में, इसलिए रीति काल नाम दिया। और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल नाम दिया। दोस्तों, शुक्ल जी का जो इतिहास लेखन है उसकी सबसे पहली जो झलक है या उसकी शुरुआत, यदि आपने हिंदी शब्द सागर पुस्तक का नाम सुना है तो उसकी भूमिका में देखने को मिली। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास कैसा हो या हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चा हिंदी शब्द सागर नामक पुस्तक की भूमिका में उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। वास्तव में हिंदी शब्द सागर एक प्रकार से शब्दकोश है जिसमें बहुत बड़ा योगदान आचार्य शुक्ल का रहा है। यदि आपने नाम सुना हो बाबू श्याम सुंदर दास का, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हिंदी शब्द सागर ने आचार्य शुक्ल को बनाया और आचार्य शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर को स्थापित करने की कोशिश की। यानी वह पुस्तक किस कदर महत्वपूर्ण है, उसी में हिंदी साहित्य का इतिहास जो वास्तव में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई यह रचना, इसकी आरंभिक झलक यदि हम लोग कहीं देख सकते हैं तो वो शब्द सागर है। दोस्तों, आचार्य शुक्ल न केवल साहित्य की परिभाषा देते हैं बल्कि साहित्य के इतिहास पर भी चर्चा करते हैं। उन्होंने साहित्य की परिभाषा देते लिखा था कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। और फिर इतिहास की परिभाषा में लिखा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति, चित्त कहते हैं मन को, वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तब यह निश्चित है कि जनता की इन चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के फलस्वरूप साहित्य की प्रवृत्तियाँ भी बदलती जाएंगी। साहित्य और समाज की इन परंपराओं का, यानी जनता की चित्तवृत्ति का और समाज की परंपरा का, समाज की परंपरा जैसे जैसे बदलेगी साहित्य की परंपरा भी बदलेगी। शुरू से लेकर अंत तक इन्हीं परंपराओं के बीच सामंजस्य बैठाना ही साहित्य का इतिहास है। दोस्तों, आचार्य शुक्ल अपनी हर बात के पीछे तर्क देते हैं और उस तर्क की चर्चा के लिए प्रमाण के तौर पर रचनाओं की भी चर्चा करते हैं। इसलिए शुक्ल जी के तर्क वैज्ञानिक हैं, निराधार नहीं हैं। उनके तर्क प्रमाण की पुष्टि पर कसे गए हैं या अपने मत या अपने तर्क की पुष्टि के लिए उन्होंने साहित्यिक रचनाओं और ग्रंथों का भरपूर प्रयोग किया, उनकी चर्चा की। यह माना गया कि शुक्ल जी का जो इतिहास लेखन है वह तात्कालिकता बोध से चालित रहा है। इसलिए साहित्य की प्रत्येक परंपरा, प्रत्येक धारा को
उन्होंने किसी न किसी तात्कालिक कारण से जोड़ने की कोशिश की। और यही वजह है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल पर जब उन्होंने चर्चा की तो यह कहा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाए, इस पर ध्यान देने योग्य है। उन्होंने अपनी चर्चा में इस मत की पुष्टि की कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो काल सीमा रही है वह लगभग 1050 से 1375 यानी लगभग 325 वर्षों तक की यह परंपरा रही है, यानी एक सुदीर्घ परंपरा रही है। देखा जाए तो आरंभ में यानी प्रथम 150 वर्षों तक दरबारी रचनाकार, आश्रय में पलने वाले रचनाकार अपने आश्रयदाता शासकों और सामंतों, यानी दरबारी परिवेश है तो शासक और सामंत उनके आश्रय में पलने वाले दरबारी रचनाकार भी थे। शुक्ल जी ने कहा कि शुरू के 150 वर्ष तक, आरंभ के 150 वर्ष तक आदिकाल में हिंदी साहित्य की कोई भी प्रवृत्ति निश्चित या निर्दिष्ट नहीं थी। दरबारी रचनाकार अपने शासकों के मनोरंजन के लिए कभी वीरता के पद सुनाते थे, कभी भक्ति के पद गाकर सुनाते थे, कभी श्रृंगार के पद सुनाते थे, कभी नीति के पद फुटकल दोहों में सुनाया करते थे, यानी छोटे छोटे पद सुनाया करते थे, मुक्तक रचना लिखते थे। इसीलिए हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसका आरंभिक दौर किसी धारा या प्रवृत्ति विशेष के लिए नहीं जाना गया। कब तक? आरंभिक 150 वर्षों तक। किंतु जैसे जैसे मुसलमानों की चढ़ाइयाँ तीव्र हुईं, यदि इतिहास की बात करें तो 1050 से 150 जोड़ लें लगभग 1200। आप देखेंगे कि ये वही कालखंड रहा है जब सल्तनत काल की स्थापना हुई। आप गुलाम वंश वगैरह की स्थापना को देख सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को देख सकते हैं। तो शुक्ल जी का तर्क था कि आदिकाल के आरंभ में हिंदी साहित्य की कोई भी प्रवृत्ति निश्चित नहीं थी। लगभग सभी प्रवृत्तियों पर रचनाकार, दरबारी रचनाकार अपने शासकों सामंतों को मुक्तक पद, छोटे छोटे पद सुनाया करते थे। परंतु जैसे जैसे यानी 150 वर्ष के पश्चात जैसे जैसे मुसलमानों की चढ़ाइयाँ तीव्र हुईं, यही दरबारी रचनाकाल यानी आदिकाल के दरबारी रचनाकार अपने आश्रयदाताओं को उनकी वीरता और उनके पराक्रमपूर्ण चरित्रों का गान प्रबंध परंपरा में करने लगे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी गई। इसे ही देखकर हमने आदिकाल को प्रवृत्ति के आधार पर वीर गाथा काल कहा है। दोस्तों, शुक्ल जी का तर्क देखा जाए तो वाकई वैज्ञानिक है। उनकी इतिहास दृष्टि एक आलोचक की रही है और उनकी आलोचना दृष्टि कहीं न कहीं साहित्य के मर्म को पकड़ने वाली है। एक निबंधकार, एक आलोचक, एक इतिहासकार और एक साहित्यकार की समग्र दृष्टि लेकर के, समन्वयकारी दृष्टि लेकर के शुक्ल जी अपनी बातों को कसौटी पर कसते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि भाई दरबारी रचनाकारों ने जब यह देखा कि मुसलमानों की चढ़ाइयाँ तीव्र हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि दरबारी रचनाकार अपने शासकों को, सामंतों को उनमें वीरता भरने के लिए, उनमें ओज उत्साह भरने के लिए उनके पराक्रमपूर्ण चरित्रों का गान शुरू किए। अब तक रचना मुक्तक लिखी जा रही थी, छोटी छोटी रचनाएं, किंतु अब 150 वर्ष के पश्चात मुसलमानों की चढ़ाइयों को देखकर अपने शासकों में ओज और उत्साह भरने के लिए इन्हीं दरबारी रचनाकारों ने अपने शासकों की वीरता और उनके पराक्रमपूर्ण चरित्रों का जो गान करना शुरू किया, उससे रचना प्रबंधात्मक निकली और यही रचना प्रक्रिया रासो काव्य धारा के नाम से जानी गई। इन्हीं रचनाओं को देखकर शुक्ल जी ने आदिकाल में यह माना कि वीरता की प्रवृत्ति मुखर थी,
इसीलिए आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। दोस्तों, शुक्ल जी यहीं नहीं रुकते, उन्होंने यह तर्क भी दे डाला कि किसी भी काल में किसी प्रवृत्ति का निर्धारण कैसे हो, यानी आदि काल में यदि वीरता की प्रवृत्ति उन्हें मुख्य नजर आती है तो किस रूप में इसे प्रमाणित किया जाए, किस तर्क के साथ इस मत की पुष्टि की जाए। और तब उन्होंने कहा कि किसी भी काल धारा में प्रवृत्ति का निर्धारण दो बातों पर टीका हो सकता है। एक, उस प्रवृत्ति से संबंधित उस काल में रचनाओं की अधिकता, और दूसरी बात कि उन रचनाओं की जनता में या लोक में चर्चा या प्रसिद्धि। ध्यान से सुनिएगा, शुक्ल जी कहते हैं कि वीरगाथा काल नाम देने के लिए एक तो तर्क यह था कि इस काल में मुसलमानों की चढ़ाइयाँ तीव्र हो रही थीं, इसीलिए दरबारी रचनाकारों ने अपने हिंदू शासकों सामंतों में वीरता का, ओज का, उत्साह का जागरण शुरू किया। इस उत्साह वर्धन, ओज वर्धन या जोश वर्धन के लिए ही पराक्रमपूर्ण रचनाएं लिखी गईं, वीरता का प्रशस्ति मूलक चित्रण किया गया, इससे वीर गाथात्मक रचनाएं उत्पन्न हुई। लेकिन अब दूसरी बात, कहते हैं शुक्ल जी की वीरगाथा काल ही क्यों मैंने नाम दिया, तो इसके पीछे भी दो तर्क देते हैं शुक्ल जी। कहते हैं पहली बात कि किसी काल धारा में किसी प्रवृत्ति से संबंधित यदि रचनाओं की अधिकता हो तो ही उसमें उस प्रवृत्ति का निर्धारण हो सकता है। शुक्ल जी ने कहा कि इस काल में मुझे कुल 12 रचनाएं मिली, जिनमें 3 को छोड़कर शेष 9 में यानी 9 रचनाओं में वीरता की प्रवृत्ति अधिक थी, इसलिए मैंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। और दूसरी बात, ये रचनाएं लोक में प्रसिद्ध भी थीं। दोस्तों, शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं की गिनती गिनाई, यदि उन पर ध्यान दिया जाए तो 12 रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, पहली रचना थी बीसल देव रासो, सुने होंगे आप, विजयपाल रासो, खुमाण रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो की पहेलियाँ। शुक्ल जी कहते हैं कि ये जो 12 रचनाएं हैं, इन 12 रचनाओं में 3 को छोड़कर बाकी जो 9 रचनाएं थीं उनमें वीरता की प्रवृत्ति मुखर थी। इसीलिए 12 में से 9 रचनाओं में वीरता को देखकर मैंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। देखिए, शुक्ल जी जिन रचनाओं की गिनती गिनाते हैं, कहते हैं कि पहली रचना विजयपाल रासो, फिर चर्चा करते हैं बीसल देव रासो, फिर बताते हैं खुमाण रासो, फिर कहते हैं हमीर रासो, फिर पृथ्वीराज रासो की चर्चा करते हैं, फिर परमाल रासो की चर्चा करते हैं। यदि आगे बढ़ा जाए तो फिर बताते हैं जयचंद प्रकाश, नंबर 8 पर जय मयंक जस चंद्रिका, यदि 9वीं रचना की बात की जाए तो कीर्तिलता, 10वीं रचना कीर्ति पताका, 11वीं रचना पदावली और 12वीं रचना अमीर खुसरो की पहेलियाँ।
अमीर खुसरो और इनकी पहेलियाँ। दोस्तों, शुक्ल जी अपनी हर बात तर्क की कसौटी पर कस रहे थे। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया और फिर यह तर्क दिया कि वीरता से संबंधित इस काल में अधिक रचनाएं लिखी गईं। कुल 12 रचनाओं की उन्होंने गिनती गिनाई और कहा कि विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की पहेलियाँ यानी 11 नंबर, 12 नंबर और बीसल देव रासो नरपति नाल्ह की रचना है। इन 3 रचनाओं में वीरता की प्रवृत्ति नहीं थी। पदावली में भक्ति और श्रृंगारिकता थी। शुक्ल जी कहते हैं पदावली में श्रृंगारिकता है। अमीर खुसरो की पहेलियों में मनोरंजन की प्रवृत्ति थी और बीसल देव रासो एक वियोग श्रृंगार की रचना है। कह सकती हैं कि प्रवास वियोग की रचना है, यानी यह भी श्रृंगारिक रचना है। इन 3 को छोड़कर बाकी 9 में विजयपाल रासो को नलसिंह भाट ने लिखा था, खुमाण रासो को दलपति विजय ने लिखा था, पृथ्वीराज रासो को हम लोग जानते हैं, चर्चित नाम है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? अरे किसने की थी पृथ्वीराज रासो की? चंद बरदाई। परमाल रासो को जगनीक ने लिखा था। जयचंद प्रकाश को केदार भट्ट ने लिखा था। जयमयंक जस चंद्रिका को मधुकर कवि ने लिखा था। और ऐसे ही हमीर रासो की रचना या इस पुस्तक को लिखा था सारंगधर। कुछ लोगों ने जज्जल माना। तो शुक्ल जी कहते हैं कि इन 12 रचनाओं में 3 को छोड़कर अमीर खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली और नरपति नाल्ह की रचना बीसल देव रासो, बाकी अन्य रचनाओं में यदि वीरता की प्रवृत्ति मुखर है और ये रचनाएं लोक में चर्चित हैं, तो फिर इस काल को, आदि काल को वीरता की प्रवृत्ति के आधार पर क्यों न वीरगाथा काल नाम दिया जाए। और इसीलिए शुक्ल जी ने इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया। शुक्ल जी साहित्य की घटनाओं को समाज और राजनीति से जोड़ते हैं। राजनीति और समाज में जो भी घटनाएं घट रही थीं, उसी का प्रभाव शुक्ल जी साहित्य पर देख रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया और प्रत्येक कालखंड का 2 नाम दिया। एक कालखंड के आधार पर, जैसे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, और फिर प्रवृत्ति के आधार पर भी नामकरण किया। आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल में उन्हें गद्य की रचनाएं अधिक नजर आईं, इसलिए गद्य काल नाम दिया। दोस्तों, भक्ति काल के विषय में भी शुक्ल जी की अपनी मान्यता रही है। शुक्ल जी ने यह घोषणा की कि भक्ति काल में भक्ति का जो उद्भव था वह वास्तव में इस्लाम की प्रतिक्रिया के कारण भक्ति का
उद्भव हुआ। क्यों? क्योंकि शुक्ल जी ने कहा कि आदिकाल में तो मुसलमानों की चढ़ाइयाँ तीव्र हो रही थीं, लेकिन भक्ति काल की जो काल सीमा थी, इस समय मुसलमानों की चढ़ाइयाँ ही तीव्र नहीं थीं, बल्कि इस्लाम का राज भी स्थापित हो गया था। और तब ऐसे में जब हिंदू शासकों का दर्प, हिंदू शासकों का गौरव, हिंदू शासकों का उत्साह खत्म हो गया था, एक प्रकार से हिंदू शासक मानसिक रूप से पराजित हो चुके थे, जहां उनके लिए गौरव गर्व के लिए कोई अवकाश नहीं था, तो इस हतदर्प और पराजित दशा में हिंदू जाति के आगे ईश्वर की करुणा और शरण के अलावा भला और क्या मार्ग शेष था। इसीलिए शुक्ल जी ने पूर्व मध्य काल को, यानी 1375 से लेकर के 1700 काल को भक्ति काल नाम दिया। और भक्ति काल या भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के पीछे उन्होंने इस्लाम की प्रतिक्रिया को स्वीकार किया। और क्या तर्क दिया? कहा कि जब दूर दूर तक इस काल में यदि देखा जाए, विक्रम संवत 1375 से लेकर के 1700 तक, जब दूर दूर तक इस्लाम का राज स्थापित हो गया, ऐसे में हिंदू जाति के हृदय में, यानी हिंदू शासकों के हृदय में गर्व, गौरव और उत्साह के लिए जगह नहीं रह गई। क्यों भाई? क्योंकि उनकी आंखों के सामने देव मंदिर गिराए जाते, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती, पूज्य पुरुषों का अपमान होता। ऐसी हतदर्प और पराजित दशा में ना तो हिंदू जाति या हिंदू शासक बिना लज्जित हुए वीरता के गीत सुन ही सकते थे, और ना ही बिना लज्जित हुए वीरता के गीत गा ही सकते थे। जरा समझिए, आदिकाल में दरबारी रचनाकार, यानी हिंदू शासकों के हिंदू दरबारी रचनाकार वीरता और पराक्रम पूर्ण चरित का गान गा रहे थे, क्योंकि अभी इस्लाम का आक्रमण तेज था, यानी आक्रमण जारी था। किंतु भक्ति काल में अब जबकि इस्लाम का राज पूरी तरह स्थापित हो गया था, तो ऐसे में हिंदू जाति के हृदय में गर्व और गौरव के लिए कोई अवकाश, कोई स्थान शेष नहीं रह गया था। ऐसी हतदर्प और पराजित दशा में भला हिंदू शासक बिना लज्जित हुए किस प्रकार अपनी वीरता का गान सुन सकते थे, और इनके दरबारी रचनाकार किस प्रकार उनकी वीरता और उनके पराक्रम पूर्ण चरितों का गान गा सकते थे। ऐसी दशा में हिंदू जाति के सामने ईश्वर की करुणा और शरण के अलावा और क्या मार्ग शेष था। यानी इस्लाम से आहत, इस्लामी आक्रमण और इस्लामी राज से आहत हिंदू जाति के पास यदि कोई जगह थी तो वह थी ईश्वर की करुणा और उसकी शरण में जाना। शुक्ल जी कहते हैं इसी इस्लाम की प्रतिक्रिया से भक्ति का जन्म हुआ या भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। फिर इतिहास को पकड़ते हैं शुक्ल जी, कहते हैं कि वास्तव में भक्ति की शुरुआत तो दक्षिण भारत में ही हुई थी। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। कहते हैं कि वास्तव में यह भक्ति दक्षिण भारत में शुरू थी, यानी भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई, किंतु इसे आंदोलन के रूप में उत्तर भारत में यदि खड़ा करने के लिए कोई राजनैतिक सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी तो वह है इस्लामी राज की स्थापना, इस्लाम के प्रति प्रतिक्रिया का आना, हिंदू जाति के हृदय में गर्व और गौरव का खत्म होना। कहते हैं शुक्ल जी, भक्ति की जो धारा
भक्ति का जो सोता दक्षिण से उत्तर की ओर धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी, वह धारा उसे एक आंदोलन के रूप में तीव्र करने में यदि किसी ने भूमिका निभाई तो वह है इस्लाम के प्रति प्रतिक्रिया, यानी इस्लाम राज की स्थापना। दोस्तों, गौर कर सकते हैं कि शुक्ल जी साहित्य की सभी घटना के पीछे समाज की घटना को, राजनीति की घटना को जोड़कर देख रहे थे। इसलिए उन्होंने माना था कि साहित्य कुछ और नहीं, जनता या समाज की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन पर विधेयवाद का प्रभाव था। शुक्ल जी के इतिहास लेखन पर नैतिकतावाद का प्रभाव था। शुक्ल जी प्रत्यक्ष घटनाओं को साहित्य में जिम्मेदार मानते थे, अर्थात उन्होंने रहस्यवाद को हिंदी साहित्य से बाहर किया और जिन रचनाओं में रहस्यवाद को उन्होंने देखा उसे ना तो हिंदी साहित्य का अंग माना और ना इस बात को स्वीकार किया कि ऐसी रचनाओं को साहित्य में और इतिहास में जगह मिलनी चाहिए। इसीलिए शुक्ल जी का इतिहास लेखन भी लोकवाद से चालित था। कैसे? आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन पर विधेयवाद, नैतिकतावाद और लोकवाद यानी प्रत्यक्षवाद का गहरा प्रभाव था। इसलिए उन्होंने माना कि साहित्य में उन्हीं बातों की चर्चा हो जो लौकिक जीवन जगत से जुड़ी हों, जिनका संबंध लोक जीवन से हो, क्योंकि आँखों से जो कुछ भी ओझल है, वह जो पारलौकिक सत्ता का विषय है, वह रहस्यात्मक विषय है, वह साहित्य का विषय नहीं हो सकता। यही वजह है कि शुक्ल जी रहस्यवाद के घोर विरोधी थे और तब उन्होंने जहाँ कहीं रहस्यवाद देखा, सबसे पहले आदिकाल में सिद्धोनाथों का रहस्यवाद, फिर यदि देखा जाए तो भक्ति काल में कबीर का रहस्यवाद, उससे आगे बढ़ा जाए तो छायावाद का रहस्यवाद। इन तीनों के प्रति शुक्ल जी घोर प्रतिक्रिया से ग्रसित थे। एक प्रकार से इन तीनों की उपेक्षा करते हैं, इन तीनों को साहित्य में मान नहीं देते। सिद्धोनाथों के रहस्यवाद पर उन्होंने चर्चा की कि योग धारा कोई काव्य धारा नहीं है, योग धारा कोई काव्य धारा नहीं है। कबीर के रहस्यवाद पर उन्होंने लिखा कि कबीर की कविता उपदेश तो देती है किंतु भावोन्मेष नहीं लाती। कबीर का रहस्यवाद रूखा है। और छायावादी कविता के विषय में उन्होंने कहा कि यह जीवन जगत से कटी हुई पलायनवादी कविता है। छायावादी कविता विषय वस्तु की दृष्टि से रहस्यात्मक है तथा शैली की दृष्टि से लाक्षणिक है। क्यों? क्योंकि शुक्ल जी अपने साहित्य इतिहास लेखन में या उनकी जो इतिहास दृष्टि है वह लोकवाद से जुड़ी हुई है, प्रत्यक्षवाद से जुड़ी हुई है, विधेयवाद से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने नैतिकतावाद को भी महत्व दिया। नैतिकता को उन्होंने मर्यादा से जोड़ा और तब शुक्ल जी को हिंदी साहित्य में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई रचनाकार दिखा तो वह थे संत तुलसीदास। क्यों? क्योंकि संत तुलसीदास ने एक तरफ लोकवादी मर्यादा की बात की, नैतिकता की बात की। उनके नायक राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं
शक्तिशील और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति राम हैं। शक्ति का प्रयोग शील से प्रेरित होकर करते हैं और शक्ति और शील में मर्यादा को जोड़कर शील मर्यादा को ही कहते हैं। लोक मंगल की स्थापना करते हैं, लोकवाद की स्थापना करते हैं। इसीलिए शुक्ल जी के प्रिय कवि तुलसीदास और शुक्ल जी के प्रिय नायक राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम यानी शुक्ल जी का पूरा साहित्य, तुलसीदास का पूरा साहित्य शुक्ल जी को लोक मंगल की प्रेरणा से नजर आता है। उसमें मर्यादा और नैतिकता की स्थापना उन्हें नजर आती है। दोस्तों, शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि साहित्य के लगभग सभी कालखंडों पर, जब तक शुक्ल जी जीवित रहे और उनके दौर में साहित्य से जुड़ी हुई जितनी धाराएं थीं, जितने भी आंदोलन थे, सब पर उन्होंने चर्चा करने की कोशिश की। भक्ति काल को शुक्ल जी ने दो धाराओं में बांटा और यह चर्चा की कि भक्ति काल की दो धाराएं रही हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। और फिर निर्गुण और सगुण के भी दो दो भेदों की उन्होंने चर्चा की। निर्गुण का एक भेद उन्होंने बताया ज्ञानाश्रयी संतों के रूप में, यानी ज्ञानाश्रयी ज्ञानमार्गी संत कबीर आदि से जोड़कर देखा। जबकि निर्गुण की दूसरी धारा को शुक्ल जी ने प्रेम मार्गी संतों से जोड़ करके देखा, जायसी आदि के रूप में। सगुण साहित्य को, सगुण भक्ति को भी शुक्ल जी ने दो शाखाओं में बांटा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। जाहिर सी बात है कि शुक्ल जी निर्गुण को लोकवाद से परे मानते थे, विधेयवाद से परे मानते थे। विधि से विधेय बना है, विधि से ही विधान बना है। विधान सीधे सीधे लौकिक जगत से जुड़ा है। लौकिक जगत के नियमों को ही विधान कहते हैं, उसे ही आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता ही नैतिकता है, आचार संहिता ही मर्यादा है। लोक मंगल की रक्षा इसी से संभव है। इसलिए शुक्ल जी सगुण भक्ति को महत्व देते थे। उनका तर्क था कि सगुण भक्ति में ही लोक रक्षा के उपकरण देखे जा सकते हैं। लोक मर्यादा की रक्षा, लोक मंगल की रक्षा यदि राम और कृष्ण जैसे पुरुषों के द्वारा मर्यादित या यूं कहा जाए लोक रक्षकों के द्वारा संभव है, तो ऐसे पुरुष अवतारी थे, सगुण रूप को धारण करने वाले थे, ये लोक रक्षक थे। जबकि निर्गुण रहस्यवाद से जुड़ी हुई शाखा है, इसलिए शुक्ल जी निर्गुण के पक्षधर नहीं थे, सगुण भक्ति धारा के पक्षधर थे। दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ मिश्र की तरह ही तीन धाराओं में बांटा और उन तीनों धाराओं का नाम विश्वनाथ मिश्र की तरह ही लिया, रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा और रीति मुक्त धारा। नाम सुना होगा आपने। और फिर यह तर्क दिया कि इसमें जो रीति मुक्त धारा थी वह वाकई श्रेष्ठ थी, क्योंकि इसमें जीवन की अनुभूतियाँ थीं। ये दरबार से कटे हुए रचनाकार थे, जीवन के निकट थे। इन्होंने अनुभूतियों की चर्चा की, ये लोक अनुभूतियों के गायक थे। तो आचार्य शुक्ल ने आचार्य विश्वनाथ मिश्र की तरह ही रीतिकाल के तीन भेद किए। क्या क्या? रीतिबद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा और रीति मुक्त धारा। यदि देखा जाए तो शुक्ल जी रीतिबद्ध कवियों में केशव के विषय में अच्छी राय नहीं रखते थे। केशव को कठिन काव्य का प्रेत माना उन्होंने, क्योंकि शुक्ल जी अलंकार के प्रेमी तो थे। उन्होंने माना कि अलंकार कविता का एक प्रकार से अंग है। कविता
में अलंकार को सिर्फ शोभाकारी धर्म ही नहीं मानते थे, बल्कि कविता के अंगों की रचना अलंकार से होती है, शुक्ल जी मानते थे। लेकिन अनावश्यक अलंकारों के विरोधी थे शुक्ल जी। इसीलिए केशव की कविता में अलंकार आदि की अतिशयता को देखकर इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा। क्या कहा दोस्तों? कठिन काव्य का प्रेत। रीति सिद्ध रचनाकारों में एकमात्र रीति सिद्ध बिहारी थे, और तब बिहारी की कविता को शुक्ल जी भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपने उग्र नजरिए से देखा या उनके प्रति विद्रोही तेवर अपनाए रखा। बिहारी की कविता में चमत्कारवाद और अलंकारवाद को देखकर, अतिशयता को देखकर शुक्ल जी इनसे भी एक प्रकार से नाखुश थे, और तब उन्होंने लिखा कि बिहारी की कविता से उन्हें तो संतोष मिल सकता है जो हाथी दांत के छोटे टुकड़े पर महीन बेल बूटे देखकर, यानी अलंकार चमत्कार देखकर घंटों वाह वाह किया करते हैं, किंतु बिहारी की कविता से उन्हें संतोष नहीं मिल सकता जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि बिहारी के श्रृंगार के प्रशंसक थे शुक्ल जी, बिहारी के मुक्तकों के भी प्रशंसक थे। बिहारी में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की सामासिक शक्ति के भी पक्षधर थे, किंतु दरबारी मानसिकता के कारण जो घोर चमत्कार और अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया, यही वजह है कि बिहारी के प्रति भी एक प्रकार से उन्होंने भर्त्सना का भाव रखा। रीति मुक्त कवियों में यदि बात करें तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव ये रीति मुक्त कवि थे। चूंकि ये ना तो रीति निरूपण करते थे, ना इनका रीति निरूपण से कोई लगाव था, ना ये कविता में काव्यांग की परिभाषा देते थे, ना लक्षण ग्रंथों की रचना करते थे, ना जानते थे, इसलिए रीति मुक्त थे। इन्होंने वियोग को, जीवन के मर्म को, हृदय के भावों को, जीवन की अनुभूतियों को अपनी कविता में पकड़ा। घनानंद जैसे कवि स्पष्ट रूप में कहते थे, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरो कवित बनावत, कि भाई कविता तो व्यक्ति को ही बनाती है, व्यक्ति या कवि में कहाँ ताकत की वह कविता बनाए। इसीलिए घनानंद जैसे कवि को शुक्ल जी रस मूर्ति की उपमा देते हैं। इन्होंने माना कि ये दरबारी परिवेश से बाहर थे, इन्होंने जीवन की अनुभूतियों की चर्चा की, प्रेम में वियोग को इन्होंने झेला था, ये पीड़ा दर्द के कवि थे, इसीलिए एक प्रकार से इनकी कविता में शुक्ल जी को विरह की मार्मिक वेदना नजर आती है, प्रेम की पीर धारा की ये कवि नजर आती हैं जो वास्तव में थे। तो रीति काल में रीति मुक्त कवियों को, रीति स्वच्छंद कवियों को, घनानंद आदि को शुक्ल जी ने तारीफ की दृष्टि से देखा। दोस्तों, रीति काल के पश्चात हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की शुरुआत होती है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से होती है, और इस भारतेंदु युग में भी शुक्ल जी को दो बड़ी घटनाएं नजर आती हैं। यानी शुक्ल जी के शब्दों में हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, जहाँ से भारतेंदु युग शुरू होता है, यानी शुक्ल जी ने 1900 विक्रम संवत 1900 से आधुनिक काल को स्वीकार किया। यदि आधुनिक कैलेंडर की बात करें तो 1850 ईस्वी से या 1843 ईस्वी से। शुक्ल जी ने कहा यहाँ दो क्रांतिकारी घटनाएं घटी। एक तो गद्य का विकास हुआ, और दूसरी बात खड़ी बोली का विकास। शुक्ल जी ने भी माना कि एक तरफ गद्य विधा जन्मी,
तो दूसरी तरफ खड़ी बोली विकसित हुई। इन दोनों के कारण राष्ट्रीय जागरण गतिशील हुआ। इतना ही नहीं, रीतिकाल के ठीक बाद जो भारतेंदु युग आया, इससे साहित्य दरबार से कटा और दरबारी परिवेश से कटकर साहित्य का स्वरूप जनता से जुड़ा, साहित्य जनोन्मुखी हुआ। इसलिए रीतिकाल के पश्चात भारतेंदु युग से शुक्ल जी आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं और इस काल को ही उन्होंने गद्य काल नाम दिया। यदि ऐसे भी आप और हम समझें तो गद्य काल या गद्य का विकास नवजागरण परक चेतना को गतिशील करता है। गद्य विधा सहज थी, इसके माध्यम से राष्ट्रीय जनता को आसानी से झकझोरा जा सकता था, जगाया जा सकता था। दोस्तों, शुक्ल जी साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का सामंजस्य स्वीकार करते थे। यही वजह है कि उन्हें ना तो द्विवेदी युग पूरी तरह रास आया और ना ही पूरी तरह छायावाद की उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने माना कि छायावाद में जो अतिशय लाक्षणिकता वगैरह है, इसके भी शुक्ल जी पक्षधर नहीं थे। उन्होंने माना कि छायावादी कविता जीवन जगत से कटी है, रहस्यवाद और कल्पनाशीलता के निकट है। अतिशय रहस्यात्मकता के कारण यह जीवन जगत की समस्याओं से कट जाती है, पलायनवादी। और द्विवेदी युग में शुक्ल जी ने माना कि यहाँ भी कला मूल्यों का अभाव था। कविता एक प्रकार से सपाट बयानी कर रही थी। कविता में वही पौराणिक आख्यानों को लेकर फिर से रचना की जा रही थी। इसलिए देखा जाए तो ये रचनाएं कला मूल्यों से रहित हैं और इनमें फिर कला का आग्रह बढ़ता जा रहा है, इसमें लाक्षणिकता अधिक बढ़ती जा रही है। इसलिए आप देखेंगे कि कामायनी जैसी रचना पर शुक्ल जी ने कहीं ना कहीं प्रहार किया और तब उन्होंने लिखा कि इसमें मधुचर्या की गूंज सुनाई पड़ती है, इसमें साम्यवाद की दबी हुई गूंज सुनाई पड़ती है। कहीं ना कहीं शुक्ल जी छायावादी रचनाओं के प्रति भी एक प्रकार से अपना विरोधी तेवर अपनाते दिखते हैं, इनकी उपेक्षा करते नजर आते हैं। जाहिर सी बात है कि शुक्ल जी की जो इतिहास दृष्टि है वह तात्कालिकता बोध से चालित है। उसमें मर्यादा को महत्व दिया गया है, लोकवाद को महत्व दिया गया है, लोक मंगल को भी उन्होंने महत्व दिया। शुक्ल जी ने काल विभाजन नामकरण को महत्व दिया। प्रत्येक कालखंड की चर्चा के लिए उन्होंने प्रवृत्तियों की चर्चा की। प्रवृत्तियों के निर्धारण के लिए भी रचनाओं की बहुसंख्या को आधार माना तथा अपनी हर बात की पुष्टि उन्होंने सामाजिक घटना को साहित्य से जोड़कर करने की कोशिश की। यही वजह है कि शुक्ल जी की जो इतिहास दृष्टि है या जो उनका इतिहास लेखन है, अब तक का एक वैज्ञानिक या कह सकते हैं कि अब तक का ठोस इतिहास ग्रंथ है। उन्होंने जो भी तर्क दिए उस तर्क की पुष्टि के लिए उन्होंने कई प्रमाण दिए। यही वजह है कि शुक्ल जी का इतिहास लेखन बेशक आप और हम आज उसे एक समग्र इतिहास न माने, किंतु उनमें देखा जाए तो तर्कों की कमी नहीं है। आचार्य द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को या उनकी इतिहास दृष्टि को अपने तर्कों से काटने की कोशिश बेशक की है, लेकिन एक बात और याद रखिए कि शुक्ल जी की बहुत सी बातों से द्विवेदी जी स्वयं सहमत नजर आते हैं। अर्थात शुक्ल जी के इतिहास लेखन पर ही आगे का इतिहास लेखन जुड़ा हुआ है। बाकी के इतिहास लेखकों ने यानी शुक्ल जी के पश्चात शुक्लोत्तर इतिहास लेखकों ने या तो शुक्ल जी के मतों को ही माना या इनके द्वारा सुझाए गए कालखंडों में फेरबदल की कोशिश की या इनके नामों को बदलने की कोशिश की। जैसे शुक्ल जी यदि निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी में बांटते हैं तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ज्ञानाश्रयी को संत धारा नाम देते हैं और प्रेमाश्रयी को प्रेम काव्य धारा नाम देते हैं। शुक्ल जी ने यदि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त जैसे नाम बांटे तो
बाद के इतिहासकारों ने, डॉक्टर बच्चन सिंह आदि ने बहुरीति और मुक्त रीति जैसे दो नामों की चर्चा की। यही वजह है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने स्पष्ट तर्क दिया कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा है उसमें ना तो शुक्ल जी को पूरी तरह छोड़ करके लिखना संभव है और ना पूरी तरह उनसे सहमत होकर, अर्थात बाद का इतिहास लेखन शुक्ल जी के ही इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। किसी ने इनके मत को स्वीकार कर लिया तो किसी ने इनके मत के खंडन के लिए यत्र तत्र तर्क देने शुरू किए। तो यहाँ तक बातें समझ में आई दोस्तों? तो बने रहिए, ढेर सारी शुभकामनाएं।